नमस्कार दोस्तों, आज से शुरू करते हैं ईवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर जो 1 जनवरी 2022 में हुआ था। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में थी। तो क्या होगी? तो त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में लिया समय 42 घंटे है। तो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। तो दूरी दिया है 2268 और समय है 42। इसे सॉल्व करेंगे तो 54 किलोमीटर, ये किलोमीटर में आया है। चाल मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें 5/18 से गुणा करते हैं तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, कोई छात्र ए पर है और वह बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर है और फिर वह ओ से बी के ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर की दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी? तो इसमें हो जाएगा 130 मीटर दक्षिण पूर्व। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यहाँ से ए और बी की दूरी निकालना है। आगे है, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। ए ऑप्शन दिया हुआ है, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। तो स्लॉथ 22 घंटे नहीं सोते हैं। अगला बी है, स्लॉथ स्पैंजी या बनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। तो ये चिंपैंजी जो होते हैं वो बनमानुष जैसे नहीं दिखते हैं। आगे है, सी ऑप्शन है, स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। सी ऑप्शन भी आपका गलत है। डी दिया हुआ है, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। ये दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। स्लॉथ 2 प्रकार के होते हैं, 2 पंजे वाले और 3 पंजे वाले तथा इनकी 6 प्रजातियां हैं। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़े लेते हैं और मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया कहलाती है। तो ए दिया है निस्यंदन, बी है चालन, सी है अवसादन और डी है निस्तारण। इसमें हो जाएगा निस्यंदन। आगे है, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस कणों को किसी द्रव या गैसीय पदार्थ से फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक किया जाता है उसे निस्यंदन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जिस फिल्टर पेपर का उपयोग होता है वह ठोस कणों को पार नहीं होने देता और द्रव या गैसीय कणों को आसानी से पार होने देता, जिससे ठोस कण और द्रव के कण अलग अलग हो जाते हैं और इस प्रकार द्रव शुद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम दूरी बतानी है। तो इसमें हो जाएगा, गोलकोंडा के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन की दूरी दिया है 110 मीटर और फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे के बीच की दूरी है 10.7 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को
गुणा कर देंगे ज़मीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम दूरी, तो ये आ जाएगा 1177 मीटर। लेकिन किलोमीटर में बताना है तो दूरी किलोमीटर में, तो 1177 में 1000 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1.177 किलोमीटर। आगे है 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है वह कौन सा है। तो बंगाल की खाड़ी किसके किनारे है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 3 राज्यों का वह समूह है जिनके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। यह खाड़ी त्रिभुजाकार है जिसके उत्तर में बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, पूर्व में म्यांमार और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों के भारतीय भूभाग तथा श्रीलंका स्थित है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। मध्य प्रदेश को देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य का दर्जा प्राप्त है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 2850 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से लगभग 8850 मीटर ऊंचा है। यह हिमालय की चोटी है। इसे नेपाल में सागर माथा स्वर्ग का शीर्ष नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,034 मीटर है। आगे है, टूटता तारा होता है कोई, तो टूटता तारा किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा उल्का को। टूटता तारा उल्का पिंड या गैसीय पिंड होता है। लाखों उल्का पिंड या गैस के गोले हमारे सौरमंडल में जब भ्रमण करते करते धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु के सापेक्ष घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इस घटना को ही टूटता तारा कहते हैं। अंतरिक्ष में चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों के टूटते या पत्थरों को उल्का कहते हैं। जब कोई उल्का बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर गिरती है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। बी है, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ए और बी दोनों सही है। सी ऑप्शन दिया हुआ है, यह वृक्ष अपने तने में जल को संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। तो सी गलत है। डी दिया हुआ है, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों को बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। डी भी सही है। और ई दिया हुआ है, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो ये ई गलत हो जाएगा। तो इसमें ए, बी और डी आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। खेजड़ी यह पेड़ है जो रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इसमें है, यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हुआ है। तो इसमें हो जाएगा ये राजस्थान से। कथनानुसार मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं।
कथानुसार ऐसे छात्र राजस्थान राज्य में निवास करते हैं। यह एक शुष्क प्रदेश है जिनकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। अगला प्रश्न है, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? तो हो जाएगा कश्मीर से। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। ऐसे छात्र जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं। जम्मू कश्मीर की जलवायु शीतल होती है। सरसों के तेल में उपचारात्मक गुण होते हैं और यह शरीर को गर्म रखता है। सरसों के तेल में पकाई गई मछली जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय है क्योंकि सरसों के तेल में मोनोअनसेचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो ए दिया है, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक हरे पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। तो ये ए ऑप्शन गलत है। बी दिया हुआ है, अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। तो बी भी गलत है। सी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 किग्रा होता है। सी सही है। और डी दिया है, अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। ये 9 से 10 घंटे नहीं सोते हैं, 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 200 किग्रा होता है। यह वयस्क हाथी एक दिन में 100 किग्रा से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। अगला प्रश्न है, एक समूह को चुनिए जिसका उपयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। तो ए दिया है, पॉलीथीन बैग, कागज़, बैटरी, मोबाइल फ़ोन। तो पुनः चक्रण में कागज़ का प्रयोग नहीं करते, ये गलत हो जाएगा। बी दिया हुआ है, चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक, बोतल और बैटरी। सी ऑप्शन है, लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डिब्बा। डी दिया हुआ है, चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज, प्लास्टिक, फूलदार और चादरें। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा का प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात प्रयोग किया जा सकता है। पुनः चक्रण का अर्थ है कचरे को कुछ नए रूप की सामग्री में बदलना। पुरानी तथा फेंकी जाने वाली कांच की बोतलें, लोहे की कील, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा तथा अन्य अनुपयोगी वस्तुएं एकत्र कर कुछ उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है छोले भटूरे। तो छोले भटूरे हो जाएगा, छोले भटूरे ज़्यादातर लोग पंजाब के लोग खाना पसंद करते हैं। तो छोले भटूरे हो जाएगा पंजाब के लोग। इसे थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अब हो जाएगा छोले भटूरे, तो इसमें हो जाएगा पंजाब के लोग खाना पसंद करते हैं। ए का पहला हो जाएगा, ई हो जाएगा। और फिर दूसरा दिया है नारियल डली करी के साथ उपला टेपिओका। तो ये केरल में हो जाएगा। 3 दिया है सरसों के तेल में बनी मछली। तो सरसों के तेल में बनी मछली ज़्यादातर लोग कश्मीर के पसंद करते हैं। और नारियल के तेल में बनी मछली गोवा के लोग पसंद करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। तो छोले भटूरे पंजाब में पसंद करते हैं। नारियल डली करी के साथ उबला टेपियोका, ये केरल का हो जाएगा। सरसों के तेल में बनी मछली कश्मीर हो जाएगा। और नारियल के तेल में बनी मछली गोवा के लोग पसंद करते हैं। आगे है
कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। तो ए दिया है तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना। बी है डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। सी दिया हुआ है तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना। डी है जो वस्तुएं डूबती और तैरती हैं उनकी सूची याद रखना। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के रचनात्मक आकलन के लिए डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना उपयुक्त है। सीखने के लिए रचनात्मक आकलन या मूल्यांकन में शिक्षण की प्रक्रियाओं में जांच और संतुलन का एक निरंतर तरीका शामिल है। यह विधि शिक्षकों को अक्सर अपने शिक्षार्थियों की प्रगति और अपने स्वयं के अभ्यास की प्रभावशीलता की जांच करने की अनुमति देती है। इस प्रकार छात्र के आत्म मूल्यांकन की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेशन करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। दिया हो जाएगा पहला दिया है सृजनात्मकता। बी दिया हुआ है सहपाठी साथ साथ सीखने को। सी दिया हुआ है कक्षा में अनुशासन को। और डी दिया है समावेशन। तो इसमें सृजनात्मकता भी सही है और सहपाठी साथ साथ सीखते हैं ये भी सही है। कक्षा में अनुशासन ये सी गलत है और डी दिया हुआ है समावेशन। तो समावेशन भी सही है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेशन करना सृजनात्मकता को साथ साथ खेलने या साथ साथ लिखने को एक समावेशन को प्रोत्साहित करता है। सृजनात्मकता क्या होती है? तो सामान्य रूप से जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार का प्रादुर्भाव होता है। उत्पन्न विचारों को जब हम व्यवहारिक रूप से प्रदान करते हैं तो उनके पक्ष एवं विपक्ष लाभ एवं हानियाँ हमारे समक्ष आती है। अगला प्रश्न है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? ये दिया हुआ है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। बी दिया है विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना। सी दिया हुआ है विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों के अपने अनुभव को सुनाने के लिए कहना। डी है देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुत करना। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा 4 के विद्यार्थियों की थीम आश्रय के लिए विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों के अपने अनुभव को सुनाने के लिए कहना प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। ये दिया है विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। बी है सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। सी दिया हुआ है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। डी दिया हुआ है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। इसमें डी सही हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं के पर्यावरण अध्ययन के विषय क्षेत्र में विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण है। वर्तमान में पर्यावरणीय शिक्षा मानव जाति के लिए अपने अस्तित्व के साथ धरती के अन्य प्राणियों के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। औद्योगिकरण की अंधी दौड़ में मनुष्य ने पर्यावरण की अनदेखी करते हुए अपने आप के विनाश का रास्ता खोल दिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो ए है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना। बी है स्थानीय उपलब्ध सामग्री से सरल प्रारूप का विकास करना।
सी है विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्तियों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। डी दिया हुआ है विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य में लैंगिक संवेदनशीलता का विकास भी समाहित है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य अवधारणाओं को समझना तथा चिंतन करके अपनी अभिव्यक्ति देना। इससे छात्र के बौद्धिक स्तर में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। इसमें ए दिया है अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। बी है भोजन से संबंधित संप्रत्तियों के सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। सी दिया हुआ है पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए। और डी है विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहे। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। अगला प्रश्न है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। ए है कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं। बी है किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें। सी है किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग अलग पढ़ाएं। और डी दिया हुआ है स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। इसमें डी सही हो जाएगा। आगे है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करने की युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। दृष्टिबाधित बालक ऐसे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देखने में समर्थ नहीं होते। कुछ बालक मोटी छापे की पुस्तक पढ़ सकते हैं तथा वह सामान्य वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उनके देखने की क्षमता स्नेलन चार्ट की सहायता से मापी जाती है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है। ए दिया हुआ है पाठ के अंत में। बी है पाठ के प्रारंभ में। सी दिया हुआ है जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है। और डी है शिक्षण अधिगम के दौरान। तो इसमें हो जाएगा शिक्षण अधिगम के दौरान। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों का आकलन शिक्षण अधिगम के दौरान करने से उनकी सीखने में समस्याओं का तत्काल निदान संभव होता है। अगला प्रश्न है आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे। ए दिया है अवलोकन। बी है क्रम निर्धारण मापनी। सी है जांच सूची। और डी है सहपाठी आकलन। तो इसमें हो जाएगा जांच सूची। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र प्रतिपुष्टि फीडबैक देना है तो आप जांच सूची साधन का प्रयोग करेंगे। आकलन की जांच सूची विधि में किसी परिणाम या प्रदर्शन में उपस्थित या अनुपस्थित तत्वों का पता लगाते हैं जैसे कौशल, व्यवहार, भ्रम आदि। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि ए दिया हुआ है शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करे। बी है यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। सी है यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन या नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के लिए विषय में प्रतिपुष्टि देता है।
डी है यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी एकत्र करें। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 के लिए निम्नलिखित में से क्या स्तर होगा। ए दिया हुआ है प्रारंभिक स्तर, बी है मध्यम स्तर और सी है बुनियादी स्तर। जिसमें होता है प्रारंभिक स्तर और बुनियादी स्तर। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 के लिए प्रारंभिक और बुनियादी स्तर होगा। किसी बच्चे के जीवन में इसके प्रारंभिक वर्ष 0 से 8 वर्ष वृद्धि और विकास के सर्वाधिक अद्भुत अवधि होती है। हर तरह की शिक्षा और ज्ञान के लिए ये वर्ष आधारशिला का काम करते हैं। अगला है प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो हो जाएगा मानचित्र करना, बी है क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, सी है परिकल्पना की जांच करना और डी है तथ्यों को अनुस्मरण करना। तो इसमें हो जाएगा परिकल्पना की जांच करना। आगे है प्राथमिक स्तर पर परिकल्पना की जांच करना प्रक्रिया कौशल नहीं है। प्रक्रिया कौशल के अंतर्गत मानचित्र करना, क्रियाकलाप परिवर्तनों को परिभाषित करना तथा तथ्यों को अनुस्मरण करना आता है। अगला है थीम, परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है। तो पहला है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, बी दिया हुआ है कार्य और खेल, सी है भोजन एवं जल, डी है हमारा आश्रय। इसमें हो जाएगा कार्य और खेल। परिवार वह है जिसमें रहने वाले लोगों या व्यक्तियों में रक्त संबंध पाया जाता है। थीम परिवार तथा मित्र में प्रमुख विषय में 4 उप विषय संबंध, कार्य और खेल, जानवर तथा पौधे हैं। पौधों और जानवरों को सचेत रूप से परिवार और दोस्तों के विषय के तहत शामिल किया गया है ताकि यह उजागर किया जा सके कि कैसे मनुष्य उनके साथ घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं और उन्हें अध्ययन करने के लिए एक समग्र और एकीकृत वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपने छात्रों की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। इसमें ए दिया हुआ है मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं। बी है दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। सी है लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे और डी दिया हुआ है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। इसमें हो जाएगा इसमें बी सही हो जाएगा। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। आगे है इसमें दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। यह एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपने छात्रों की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। अपसारी प्रश्न से आशय है कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वह व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है, उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। ए है क्रम निर्धारण मापनी द्वारा, बी है पेन पेपर परीक्षा द्वारा और सी है विश्वसनीय नहीं, सी नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पेन पेपर परीक्षा द्वारा या
ये सी ही होगा, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, और डी है मौखिक परीक्षा द्वारा। इसमें हो जाएगा विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा किया जा सकता है। आकलन का अभिप्राय अंतिम निर्णय लेने से नहीं, बल्कि यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न प्रेक्षण या आंकड़ों के मध्य तुलना की जाती है। आकलन का उद्देश्य सीखने के दौरान बच्चों की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखता है। ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।